हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल जो हम लोग बात कर रहे थे वो पहले तो हमने इंट्रोडक्शन जाना कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल सिस्टम इसका क्या इंपॉर्टेंस है वगैरह वगैरह। पहली बात। दूसरी बात कि ये समझा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिस क्या है। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पढ़ते हैं उसमें बेसिक बात क्या है, किन बातों पे आधारित है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं ये सब हम लोग समझ चुके हैं। और ये कहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन यही है बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था और वो एग्जाम्पल था कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यह बात हम लोग समझ चुके हैं। उस कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में मैंने ये समझाया था, फाइनली समझाया तो बहुत कुछ था लेकिन फाइनली बात ये आई थी कि हम दो अलग अलग बीकर लेते हैं और एक बीकर में हम डाल रहे हैं कॉपर जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। इसमें डाला है जिंक सल्फेट Zn-SO4 एक्वस, और एक दूसरा बीकर लिया है और उस बीकर में डाला है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। इसमें डाला है कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस जो कि ब्लू कलर का होगा, और इसमें एक कॉपर का रॉड डाल दिए हैं। कॉपर का रॉड है ये कॉपर रॉड, और इसमें एक जिंक का रॉड डाल दिए। यहाँ बहुत बेसिक बात है समझने वाली। इन सारी बातों को समझ जाने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। ये है जिंक का रॉड, जिंक रॉड हमने इसमें डाला है। तो आपको समझा चुके हैं कि इसमें जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के मुकाबले। तो जैसे ही कॉपर के कांटेक्ट में ये जिंक आता है वैसे ही क्या होगा कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर को देगा। ये हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके डिस्कशन करके ये समझ चुके हैं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए जब कभी दोनों के कांटेक्ट में होगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उन सारी बातों को समझा चुके हैं हम आपको पिछले क्लास में। तो यहाँ हम केवल ये लिखेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और उस हाफ रिएक्शन में जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा Zn++ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कहा था मैंने कि ये सॉल्यूशन में चला जाएगा, गोज टू सॉल्यूशन, और ये कहाँ रह जाएगा, रिसाइड एट द रॉड। मैंने ये कल कहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो सब रॉड पे रह जाएंगे और सॉल्यूशन में Zn++ चला जाएगा। जब हम इसको वायर से जोड़ेंगे, ये भी कहा था आपको, और उसमें बल्ब लगा दिए थे, और वायर से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसी वायर के थ्रू होगा जिंक से कॉपर की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगता है, और करंट के फ्लो होने से यह बल्ब जलने लगता है। कल हम आपको दिखाए थे। और इसी में अगर हम यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दें तो गैल्वेनोमीटर के नीडल में रिफ्लेक्शन इस बात को इंडिकेट करेगा कि इससे करंट का फ्लो होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो जो भी कॉपर प्लस है वो इस रॉड पे जमा हो जाएगा, और यहाँ रिएक्शन होगा, रिडक्शन हाफ
हाफ रिएक्शन और वो होगा कॉपर प्लस प्लस एक्वस, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। तो ये जो कॉपर प्लस प्लस है गेट adhered at कॉपर रॉड, उस पर चिपक जाएगा कॉपर रॉड पे। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? कम्स फ्रॉम जिंक, और ये जिंक की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर प्रोड्यूस हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपने ये देखा कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के कारण जो हमको गिब्स एनर्जी मिली, उसी एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और इस तरह के सेटअप को हम कहे थे कल कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो यहाँ हम एक जुमला ये लिखना चाहेंगे, हेयर electricity is generated due to the spontaneous chemical reaction, यह बात गांठ बांध लीजिए। ये हमने कहा कि यहाँ जो रिएक्शन हो रहा था उसके कारण हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया हमने, और इस तरह के सेटअप को, इस इंटायर सेटअप को, दिस इंटायर सेटअप इज नोन एज, इसको 2 नामों से हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। तो इसको 2 नामों से हम लोग जानते हैं, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहिए या गैल्वेनिक सेल कहिए। तो इसका यह मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें हुआ क्या है कि जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी किससे मिला? ऑब्टेन फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। उस एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो गया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस तरह के सेल को, इस तरह के सेटअप को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानते हैं। ये कहलाया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस पूरे सेटअप को हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, उस केमिकल रिएक्शन के बदौलत इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिली, मतलब बल्ब भी जला और गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन भी हुआ। ये सारी की सारी बातें जो है वो समझने वाली है, और ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि यही सब हम लोगों को इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो हमने 2 स्पीशीज यूज किए हैं, इन दोनों को कहा जाता है इलेक्ट्रोड। इसको कहेंगे एक इलेक्ट्रोड और इसको कहेंगे एक इलेक्ट्रोड। समझ गए ना? तो ईच पार्ट ऑफ the cell is known as इलेक्ट्रोड। यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया। इस पूरे सेटअप को हम कहते हैं कि यह इलेक्ट्रोड है, यह इलेक्ट्रोड है, और इस पूरे सेटअप को भी हम कहते हैं कि यह, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है ना? अब ये इलेक्ट्रोड है, कैसे इलेक्ट्रोड है ये समझना होगा। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोड होते क्या है। इसको देखकर हम डेफिनेशन बता सकते हैं
कि एक मेटालिक रॉड जो अपने आयंस के कांटेक्ट में है, ये जिंक रॉड अपने आयंस के कांटेक्ट में है, आयंस का मतलब Zn++ के कांटेक्ट में है, इस पूरे के पूरे सेटअप को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो कह सकते हैं कि ए मेटालिक रॉड, ए मेटालिक रॉड in contact with ions, इसको हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। जैसे Zn रॉड in contact to Zn++, देखो इसको भी हम कहेंगे इलेक्ट्रोड, और इसको हम नाम रख देते हैं, यह जिंक इलेक्ट्रोड है। इसका नाम क्या रख दिया? जिंक इलेक्ट्रोड। वैसे ही ठीक जैसे जिंक इलेक्ट्रोड की बात होती है, वैसे ही सिमिलरली कॉपर का रॉड, कॉपर रॉड इन कॉन्टैक्ट विथ कॉपर आयन, यदि इसके कॉन्टेक्ट में है तो इसको भी हम कहेंगे इलेक्ट्रोड, और इसको हम नाम से लिख देते हैं कि यह कॉपर इलेक्ट्रोड हुआ। समझ में आ रहा है? ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो हमारे पास इस सेल में दो इलेक्ट्रोड है, एक जिंक इलेक्ट्रोड है और दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोड है। अब कौन क्या है हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी ये दोनों इलेक्ट्रोड। तो देखिए हम आपको इसमें बात समझाना चाहते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड एक है और एक है कॉपर इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड में कुछ कॉमन बात है। जिंक इलेक्ट्रोड में क्या है? Zn सॉलिड है और Zn++ है, और कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या है? कॉपर सॉलिड है और कॉपर ++ है। तो इसमें जरा समझने वाली बात ये है कि इसके मुकाबले ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हुआ, और इसके मुकाबले यह रिड्यूस्ड फॉर्म हुआ। दोनों एक दूसरे के मुकाबले, एक ऑक्सीडाइज है तो दूसरा रिड्यूस है। मतलब ये हुआ, कल मैंने आपको समझाया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो बचेगा उसी को कहेंगे ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो Zn++ ऑक्सीडाइज फॉर्म है और जिंक जो है वो उसके मुकाबले रिड्यूस फॉर्म है, और इन दोनों को मिला के एक साथ इनको हम कहेंगे रेडॉक्स कपूल। इसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स कपूल। ठीक वैसे ही इस कॉपर के मुकाबले कॉपर ++ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और यह रिड्यूस फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म है। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो फिर से ये भी रेडॉक्स कपूल है, रेडॉक्स कपूल है। इसका मतलब दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रोड होगा उसमें रेडॉक्स कपूल होंगे, उसमें रेडॉक्स कपूल होंगे। जितना भी इलेक्ट्रोड होगा उसमें रेडॉक्स कपूल निश्चित रूप से होंगे। एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होंगे और एक रिड्यूस्ड फॉर्म होगा। इन एवरी इलेक्ट्रोड देयर इज रेडॉक्स कपूल। हर एक इलेक्ट्रोड में एक रेडॉक्स कपूल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हमको जिंक इलेक्ट्रोड बनाना हो या कॉपर इलेक्ट्रोड बनाना हो तो हम बार बार उसको लिखेंगे नहीं, ये हम अभी जानेंगे कि तो रहने देते हैं, हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे। अब जैसे ये इलेक्ट्रोड है जिंक इलेक्ट्रोड, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और एक रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म जिन दोनों को मिलाकर हम कह रहे हैं रेडॉक्स कपूल। तो कहता है कि
an electrode can be retained by symbol। हम बार बार उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम उसको एक सिंबल के रूप में लिखेंगे। कन्वेंशन है, यहाँ याद रखना है, कन्वेंशनली an electrode is symbolized by the redox couple in which oxidized form and reduced form are separated by vertical line and oxidized form is written first। Oxidized form is written first। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को पहले लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि जीन के इलेक्ट्रोड, पहले तो हम ये समझा दें कि मैंने लिखा क्या है, आप सुन भी लिए होंगे, लेकिन एक बार मैं समझा देता हूँ। जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें दो फॉर्म होता है, एक ऑक्सीडाइज्ड और एक रिड्यूस, दोनों को मिला के रिडॉक्स कपल करते हैं। कन्वेंशन कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड को सिंबलाइज करने के लिए रिडॉक्स कपल को सेपरेट किया जाता है वर्टिकल लाइन से, और वर्टिकल लाइन में पहले मतलब बाएं साइड में, इधर इस साइड में बाएं साइड में लिखा जाएगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और दाहिने साइड में लिखा जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म। देखिए जैसे जीन के इलेक्ट्रोड है तो इसका जो रिडॉक्स कपल है, रिडॉक्स कपल में कौन कौन है, जीन सॉलिड है और Zn प्लस प्लस है। तो इसका सिंबल लिखने का तरीका होगा, सिंबल लिखा जाएगा पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, फिर वर्टिकल लाइन और फिर रिड्यूस्ड फॉर्म। ये तरीका है लिखने का, कोई भी इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका है। जैसे अभी इतना बड़ा जब हम फोटो बनाए हैं, इतना बड़ा फोटो नहीं बना के केवल हम ये दिखाएंगे तो कोई भी आदमी समझ जाएगा, अगर उसने समझा होगा इसको तो वो समझ जाएगा कि ये जीन के इलेक्ट्रोड को लिखा जा रहा है। ये क्लियर है? तो जीन के इलेक्ट्रोड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर हमको कॉपर इलेक्ट्रोड को लिखना होगा तो कॉपर इलेक्ट्रोड में रिडॉक्स कपल क्या क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड में जो रिडॉक्स कपल है वो है कॉपर सॉलिड एंड कॉपर प्लस प्लस। तो ये हुआ ऑक्सीडाइज्ड, ये हुआ रिड्यूस्ड फॉर्म। तो इसका अगर सिंबल लिखा जाएगा, आप ही अगर सिंबल लिखेंगे तो कॉपर प्लस प्लस, ये वर्टिकल लाइन और कॉपर सॉलिड, ये हम लोग सिंबल लिखेंगे। तो कुल मिलाकर बात ये कहना हुआ, इसमें जो दो इलेक्ट्रोड हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड को हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और वह सिंबल कैसे लिखेंगे इसके बारे में मैंने आपको समझाया है। ठीक, अब बात रही कि जब हमने दो इलेक्ट्रोड को दिखा दिया है तो इन इलेक्ट्रोड को नाम भी देने की बारी है। इन इलेक्ट्रोड्स का नाम हम कैसे लिखें, इसको क्या कहेंगे। अब बचपन में सुने होंगे आप कि इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो एनोड किसको कहेंगे, कैथोड किसको कहेंगे, ये सारी बात हम लोगों के मन में होगी, उसको हम लोग समझते हैं। तो इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन क्या हुआ तो आप समझ गए। इलेक्ट्रोड किसको कहेंगे, एक मेटालिक रॉड जो अपने आयन से कांटेक्ट में हो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोड।
एक मेटेलिक रॉड जो अपने आयंस के कांटेक्ट में हो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोड। वो कहलाता है इलेक्ट्रोड। तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो लिखते हैं तो मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड इन कांटेक्ट विथ आयन। ये दो तरह का होता है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो हम लोग इस कैथोड और एनोड को समझें। यहाँ कहता है कि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो वह एनोड कहलाएगा। फॉर्मूला भी है एक बैल एंड ऑक्स। एनोड वो है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन टेक्स, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो उसको कैथोड कहा जाता है। और कैट रेट, बिल्ली लाभ, एक बैल बिल्ली लाभ, हमेशा याद रखते हो। एनोड उसको कहेंगे जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। हमको इससे कोई मतलब नहीं उस पर चार्ज क्या है, इससे कोई मतलब होता भी नहीं है। चार्ज क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको ये मालूम रखना है, ये याद रखना है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है वो कैथोड है। हम आपको एक बात यहाँ लिखकर स्टार देकर लिख देते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, डेफिनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड is not related to the charge present on it। उस पर जो चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है। केवल यह बात ध्यान में रखना है कि जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोड है। बस इतनी से बात याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पर इस सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है? जिंक इलेक्ट्रोड पे। इसको यहाँ एनोड हुआ, ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या कहलाएगा? एनोड। और रिडक्शन हुआ है इस पर, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? कैथोड। इसको कहेंगे कैथोड। तो हम एक जुमला तो यहाँ अब खुल के लिख सकते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं, हमको कोई हेजिटेशन भी नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। यह बात यहाँ एकदम साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हुआ है और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ हुआ है। ये बात साबित हो गया। तो हम यहाँ ये बात लिख सकते हैं, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल flow of electrons takes place from anode to cathode, and flow of current from कैथोड टू कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होता है। तो इतनी बात आप लोगों ने समझ लिया कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है और क्यों है।
ये मालूम होना चाहिए, ये बड़ा बेसिक बात है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये कहा जाता है ताला कुंजी है, अगर सॉरी कुंजी है, ये की है, अगर ये नहीं है तो ताला खुलेगा ही नहीं। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है ये, कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। हम बहुत सारा डिस्कशन करके यहाँ तक पहुँचे कि एनोड वैसा इलेक्ट्रोड है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वैसा इलेक्ट्रोड है जहाँ रिडक्शन होता है, और यहाँ इस जो फिगर बनाया है हम, वहाँ ऑक्सीडेशन जिंक इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, इसलिए उसको एनोड कहेंगे, रिडक्शन कॉपर इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, इसलिए उसको कैथोड कहेंगे। और इसमें देख लिया हमने कि करंट का फ्लो हो रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। चलिए इतनी बात तो क्लियर है। अब हमको ये समझना है और आपको समझाना भी है कि एनोड पर कौन सा चार्ज है और कैथोड पर कौन सा चार्ज, ये हमको समझना है। तो चलिए समझते हैं इसको कि चार्ज कैसे डेवलप हुआ, ये देखना है। तो आपने तो समझ लिया है अभी तक कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो जो सेल दिया हुआ है, इन द गिवन सेल एनोड कौन है, जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड Zn प्लस प्लस, इसका सिंबल लिखेंगे तो यही ना लिखेंगे, Zn प्लस प्लस एन, ये एनोड है। तो अभी अभी मैंने जो लिखा था कि एनोड वैसा इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसमें जिंक जो है वो सॉलिड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बनाने का Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बता दिया है कि ये चला जाता है सॉल्यूशन में, गोज टू सॉल्यूशन, और ये रह जाता है एट रॉड, Zn रॉड। तो जिंक रॉड पर इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन के कारण जिंक पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव, और जो हमारा एनोड है वो निगेटिवली चार्ज होगा। तो हम ये कहेंगे ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन at the zinc rod, this electrode becomes negatively charged। यह जो इलेक्ट्रोड है उस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एनोड है वो निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक इसके उल्टा एट कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड, आपको बता चुका हूं अभी, विच इज कैथोड। कैथोड में क्या होगा कि कॉपर प्लस प्लस इक्वल्स आर accumulated at copper rod to get electrons। ये जो कॉपर प्लस प्लस सॉल्यूशन में है वो सारे के सारे कॉपर प्लस प्लस आके रॉड पे जमा हो जाएंगे, इस इंतजार में कि इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके डिपोजिट होने से, इसके एक्यूमुलेशन से इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। हेंस दिस इलेक्ट्रोड will get positively charged, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो कैथोड है वह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है।
और एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कहाँ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि यह जो नेगेटिव और पॉजिटिव हम कह रहे हैं वो किसी खास सेल में कह रहे हैं। तो वैसे इसका ब्रॉड डेफिनेशन है कि जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं, जहाँ रिडक्शन होता है उसको कैथोड कहते हैं। और इसका अगर हम चार्ज से जोड़ेंगे इसको तो वो गलत होगा। चार्ज से हम किसी खास सेल में जोड़ सकते हैं, जनरलाइज उसको नहीं कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। इतनी बात आपको समझनी होगी। ठीक, अब कंक्लूजन ये हुआ कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या क्या जाने हैं कि एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। जाने कि कैथोड जो होता है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। जाने कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place from anode to कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, और कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ करेंट takes place from cathode to कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है। इतनी सारी बात हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहां तक में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? कोई एक आदमी स्पीकर ऑन करके बोलो, अगर डाउट है तो बोलो। ठीक, तो मैं समझूं कि डाउट नहीं है, ये सब क्लियर है। अब हाँ, कोई डाउट है? अब हम लोगों को इसमें एक सॉल्ट बीज का यूज करना है, लेकिन सॉल्ट बीज का यूज करने से पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। देखो, एक बार डिस्टेंस को बनाना पड़ेगा। ये जिंक इसमें भरे हैं, जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस दूसरा बीकर लिया है और इसमें कॉपर सल्फेट भरा है। इसमें भरे हैं कॉपर सल्फेट एक्वस। इसमें डाले हैं कॉपर का रॉड और इसमें डाले हैं जिंक रॉड। तो और इसको जोड़ दीजिए। जोड़ के यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाए, चाहे बल्ब लगाए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और इधर करंट का फ्लो हो रहा है। इतनी बात कर चुके हैं। रिएक्शन हुआ था तो यहाँ कहते हैं कि इसमें जो रिएक्शन हो रहा है इसमें Zn सॉलिड इलेक्ट्रॉन लूज करता है
तो बनाता है Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन और कहते कि ये चला जाता है सॉल्यूशन में, गोज टू सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ जो रिएक्शन होता है, इसमें जो रिएक्शन होता है वो होता है कि कॉपर प्लस प्लस सॉल्यूशन लेगा एक्वस फ्रॉम सॉल्यूशन, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, फ्रॉम सॉल्यूशन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और डिपोजिट हो जाता है कॉपर सॉलिड के रूप में एट रॉड। ठीक, इतनी सारी बात जानने के बाद देखिए फाइनली होगा क्या। फाइनली नंबर ऑफ Zn प्लस प्लस becomes very high in solution। सॉल्यूशन में Zn प्लस प्लस की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि केवल और केवल Zn प्लस प्लस ही इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। दैट इज concentration of Zn plus plus becomes high। तो Zn प्लस के कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाने के कारण अब क्या होगा कि ये जो रॉड Zn प्लस छोड़ेगा इसको आने में रिपल्सन होगा, क्योंकि पहले से ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सॉल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, सॉल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब जब सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया तब हम उस सॉल्यूशन में अगर कोई ये जिंक रॉड Zn प्लस छोड़ेगा उसको रिपल्सन फील होगा, तो वो नहीं आ पाएगा। ठीक वैसे ही इन कॉपर सल्फेट द कॉपर प्लस प्लस आयंस are consumed leaving SO4 minus minus behind। अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा? SO4 minus minus, due to which solution becomes negatively charged। अब यहाँ सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रुक जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इलेक्ट्रॉन को आने से रिपल्सन फील होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो Zn प्लस प्लस को आने में रिपल्सन फील होगा। तो फाइनली होगा ये अल्टीमेटली due to development of polarity in solutions, flow of electrons and hence flow of current stops। रुक जाएगा, वो करंट का फ्लो नहीं होगा। जब करंट का फ्लो होगा नहीं तो फिर इसमें का गैल्वेनोमीटर के नीचे में डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि सेल हमारा डेड हो जाएगा, और डेड होने का कारण हम क्या समझेंगे कि ये जो 2 सॉल्यूशन है उसमें जो पोलैरिटी डेवलप हो गई है उसके कारण ये सेल हमारा डेड हो गया। तो उस पोलैरिटी को समाप्त करने के लिए यहाँ एक स्पेशल टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, कुछ लोगों को पता होगा, और उसका नाम है सॉल्ट ब्रीज। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सॉल्ट ब्रीज। यू शेप का ट्यूब होता है जिसमें
अगर और कुछ इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट भरा हुआ रहता है, तो हम ये कहेंगे कि टू मेक solutions neutral, we use the salt bleach. हम लोग उसमें साल्ट ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सॉल्ट ब्लीच क्या है और सॉल्ट ब्लीच का फंक्शन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे।